एपिसोड स्टार्ट होता और हम फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में फ्लाई करता हुआ कहीं जा रहा था। व्यू चेंज होता और हम स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि बबाता फैंग से कहती है अभी या कुछ देर बाद अर्थ पर एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन आने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रीडी और वहशी होगी और वो पूरी अर्थ को हिला के रख देगी। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना है ताकि मैं उन सबका सामना कर पाऊं और अपनी अर्थ को बचा सकूं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग अपनी आंखें बंद करके अपने कॉन्शियसनेस माइंड में चला जाता है जहां पर हम देखते हैं कि बबाता ने फैंग के लिए एक नई वर्चुअल स्पेस रेडी की थी। जिस वर्चुअल स्पेस को देखकर फैंग कहता है ये जगह। तभी बबाता फैंग को बताती है ये रेड कैसल है, तुम्हारी प्राइवेट वर्चुअल स्पेस जो मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रेडी की है। लूवो फैंग, तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम्हारे लिए मास्टर की इनहेरिटेंस को हासिल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अभी मास्टर की इनहेरिटेंस तुम्हें मिलने की वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। ये कहते हुए बबाता फैंग के पास आ जाती है और कहती है अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगी जिससे तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और तुम्हारी पावर भी बहुत ही स्पीड के साथ इंक्रीज होगी। ये कहते हुए बबाता फैंग के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और फिर अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां पर फैंग के सभी सीनियर्स की बॉडी को क्रिएट करती है। फैंग अपने पांचों सीनियर्स को अपने सामने देखकर कहता है बबाता क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने इन पांचों सीनियर्स से फाइट करूं? क्यों, क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? फैंग की ये बात सुनकर बबाता हंसने लगती है और फनी वे में उससे कहती है पहले तुम अपने आप को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन पांचों के साथ फाइट कर सकते हो? बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी काफी एम्बेरिस हो जाता है जिसके बाद बबाता फैंग से कहती है मैं इन सभी को तुम्हें एक साथ बुली करने नहीं दूंगी। ये कहने के बाद बबाता फैंग के पांचों सीनियर्स को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है तुम्हारे ये दोनों सीनियर्स, इनका नाम है वूजा और जियोजिया, ये दोनों ही वॉरियर्स हैं। इनको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद बबाता बाकी सभी सीनियर्स को भी फैंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है तुम्हारी सीनियर का नाम है दो यी और इसका नाम है बोक और ये है जुआन यी, ये तीनों ही मेंटल मास्टर्स हैं। तुम्हारे लिए मैं इन सभी का पावर लेवल सेम तुम्हारे लेवल के बराबर कर देती हूँ ताकि जब तुम इनके साथ फाइट करो तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो फैंग ये सोचकर काफी ज्यादा डर गया था कि मैं अपने इन सीनियर्स के साथ फाइट करूंगा, ये तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। पर जब बबाता ने ये बात कही कि मैं इनका पावर लेवल भी सेम तुम्हारे लेवल पर कर दूंगी तो ये सुनकर फैंग भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है अगर ऐसा है तो फिर इनमें से मेरा ओपोनेंट कौन होगा? फैंग की ये बात सुनते साथ ही बबाता चुटकी भी जाती है जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहां से फैंग के 4 सीनियर्स गायब हो जाते हैं और वहां पर सिर्फ फैंग का एक सीनियर ही बचता है, यानी कि ये वो सीनियर है जो फैंग के साथ प्रैक्टिस करेगा और फैंग की पावरफुल होने में हेल्प करेगा। सॉरी हेल्प करेगी। अब बबाता फैंग को बताती है ये है दोई यी जो कि क्रिस्टल क्लैन से है और ये क्रिस्टल क्लैन पूरे यूनिवर्स में टॉप 6 पीक क्लैंस में आता है। क्रिस्टल क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेसिस में से एक है और दोई जी अपने पूरे क्रिस्टल क्लैन में से एक जीनियस है। दोई जी अपने ग्रुप को पहले रखने और ग्रुप को हर तरह से धोखा देने से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड थी। इसी वजह से वो अपने क्लैन से बाहर यूनिवर्स में आ गई और यूनिवर्स में आने के बाद उसने बहुत सारी डिफरेंट रेसिस से बहुत सारी बॉडीज को लिया और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाती रही और बहुत सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट किया जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन गई थी और इसी वजह से इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाया। यही वजह है कि मैंने इसे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए चूज किया क्योंकि मुझे यही तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल लगी। दोई जी के बारे में जानकर हम देखते हैं कि फैंग थोड़ा सा हैरान होता है कि इसने अपनी लाइफ में कितना कुछ हासिल किया है और कितने ज्यादा पेनफुल प्रोसेसेस से गुजरी होगी। फैंग को दोई जी के बारे में सब कुछ बताने के बाद बबाता फैंग के पास आ जाती है और कहती है अब मैं दोई जी की मेमोरीज को उसके रिप्लिका में इंटर करने वाली हूँ। लूवो फैंग, हालांकि मैं उसकी कम्बैट पावर को कम रखने वाली हूँ लेकिन फिर भी दोई जी का रिप्लिका काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आफ्टर ऑल वो टेंस ऑफ मिलियन यूएस तक जिंदा रही है, यानी कि भले ही मैं उसकी कम्बैट पावर कम कर दूं लेकिन फिर भी उसके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होगा और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि बबाता ने दोई जी के अंदर उसकी मेमोरी को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था। बबाता की ये डेंजरस वाली बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में यही सोच रहा होता है कि अब मेरा क्या होगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने आप को संभाल लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दोई जी का मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जिसके कंप्लीट होते साथ ही हम देखते हैं कि दोई जी को होश आना स्टार्ट हो गया था। अब हम देखते हैं कि जैसे ही दोई जी का रिप्लिका सोचना स्टार्ट करता है तो उसे अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज याद आती हैं जिन्हें याद करते हुए दोई जी को काफी ज्यादा पेन होता है। यहाँ पर हमें दोई जी की वो मेमोरीज भी दिखाई जाती हैं जिन मेमोरीज में हम देखते हैं कि दोई जी बहुत सारे पेनफुल प्रोसेसेस से गुजर रही थी, जैसे कि वो अपने मास्टर को मरता हुआ देखती है और उसकी डेथ
कैसे हुई थी वो भी देखती है और फिर उसके साथ जो उसके सीनियर ब्रदर्स थे उन सबको मरते हुए भी देखती है, जो देखकर दोईजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था। इसी गुस्से और पेन के साथ हम देखते हैं कि दोईजी अपनी आंखें खोलती है और अपनी पावर को रिलीज करती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दोईजी की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि बोबाता दोईजी को होश में आता हुआ देखकर डर जाती है और वहां से डर कर दूर जाकर छिप जाती है। यहाँ पर दोईजी चिल्लाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज कर रही थी, जो देखकर बोबाता फैंग से कहती है, लुओ फैंग केयरफुल रहना। अब जैसे ही दोईजी अपने सामने फैंग को देखती है तो उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा एनिमी है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। फैंग उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जल्दी से अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर पहन लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। अब इससे पहले कि फैंग अपनी स्वॉर्ड से दोईजी पर अटैक कर पाता, तभी दोईजी फैंग के पास आ जाती है और फैंग पर अटैक कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोईजी का अटैक फैंग को लगने ही वाला था कि तभी दोईजी रुक जाती है। सिर्फ दोईजी के यहाँ पर फैंग के पास आकर अपने अटैक को रोकने की वजह से ही इतना ज्यादा फोर्स बनता है कि बोबाता की तो यहाँ पर हालत खराब हो गई थी, वो तो अपनी जगह पर रुक भी नहीं पाती। तो दोस्तों यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि दोईजी की रियल पावर्स कितनी ज्यादा होंगी। अभी तो फिलहाल बोबाता ने दोईजी की पावर्स को फैंग की पावर लेवल्स के बराबर किया हुआ है, लेकिन फिर भी दोईजी की स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा फास्ट है कि फैंग उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर ही निकाल रहा था कि तभी दोईजी का अटैक फैंग को लग जाता। दोईजी को अपने पास आकर रुका हुआ देखकर फैंग कहता है, इसकी बॉडी मूवमेंट तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसने वाकई ही अपने अटैक को एक पल में रोक लिया, जैसे कि ये मुझ पर अटैक करने के लिए आई ही नहीं। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इस तरह का मजबूत और पीछे हटने वाला पावर कंट्रोल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। दोस्तों अगर आप लोगों को फैंग की इस बात की समझ ना आई हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि फैंग ने यहाँ पर क्या कहा। फैंग ने यहाँ पर ये कहा है कि दोईजी का अपनी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कंट्रोल है। वो इतनी स्पीड के साथ मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने मेरे पास आते ही अपनी बॉडी को इस तरह से रोक लिया जैसे कि वो भी कुछ हुआ ही नहीं। अब हम देखते हैं कि दोईजी ने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया था और उसकी सोचने समझने की पावर भी उसे मिल गई थी, जिसके मिलने के बाद दोईजी हवा में फ्लाई करते हुए ऊपर चली जाती है और फैंग से कहती है, तुम्हारे अंदर तो मेरे मास्टर का ऑरा है, आखिर तुम हो कौन? दोईजी की ये बात सुनकर बोबाता कहती है, वो मास्टर का डिसाइबल है। बोबाता की आवाज सुनकर दोईजी बोबाता की तरफ देखती है और कहती है, बोबाता तुम अभी भी जिंदा हो? दोईजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बोबाता उसके पास आ जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंटेड हो गई? बोबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि दोईजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तभी बोबाता उसे कहती है, दोईजी ये वर्चुअल स्पेस है जिसे मैंने क्रिएट किया है और तुम्हें भी यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, यानी कि इस जगह पर मैं तुम्हारी क्रिएटर हूँ और अब मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम लुओ फैंग की ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करो और उसे ट्रेन करवाओ। बोबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग अपना सर खुजाने लगता है और सीनियर दोईजी की तरफ देखता है। सीनियर दोईजी भी फैंग की तरफ देखती है पर वो उसे देखकर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती और फिर वहाँ पर रखी हुई अपनी स्टैचू को देखती है। उसके बाद वहाँ पर रखे हुए अपने सभी सीनियर ब्रदर्स की स्टैचूज को देखती है और समझ जाती है कि ये सभी तो वाकई ही मर चुके हैं। अब दोईजी अपने आसपास का सारा सिस्टम समझने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपने हाथ में अपनी पावर्स को लाते हुए कहती है, बोबाता से कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगी ताकि ये पॉसिबल हो जाए कि मुझे तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना पड़े। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोबाता दोईजी की ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वहाँ से भागकर लुओ फैंग के पीछे जाकर छिप जाती है। बोबाता को जो डर कर अपने पीछे छुपते हुए देखकर फैंग आगे बढ़ता और कहता है, सीनियर। अब इससे पहले कि फैंग इससे आगे कुछ बोल पाता तभी दोईजी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए फैंग को ऊपर हवा में उठा लेती है और कहती है, मेरे मास्टर के डिसाइबल के तौर पर तुम बहुत वीक हो। और ये कहते साथ ही वो गुस्से में फैंग पर अटैक कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोईजी का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि फैंग का इसे डोज कर पाना तो दूर, फैंग इसे बहुत ही मुश्किल से देख पाता है। जैसे ही फैंग इस अटैक को देखता है तब तक तो ये अटैक फैंग को लग चुका था और यहाँ पर इसी के साथ फैंग की डेथ हो जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल स्पेस में फैंग तो मारा गया। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि यहाँ पर फैंग को मौत का दर्द कितना ज्यादा हुआ है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।